एक बार फिर से आपको स्वागत है आपकी अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की करंट अफेयर्स की क्लास को, और आज के क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है आज के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल सन 2026 में व्हाइट हाउस कोरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान हुई गोलाबारी की घटना किस ऐतिहासिक होटल में घटित हुई, जो 1981 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर हुए हमले के लिए भी जाना जाता है? मैफ्लोवर होटल, वॉशिंगटन हिल्टन होटल, द विलोड इंटर कॉन्टिनेंटल, रिट्ज कोल्टन वॉशिंगटन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वॉशिंगटन हिल्टन होटल। वॉशिंगटन हिल्टन होटल आपका करेक्ट आंसर है। 25 अप्रैल सन 2026 की रात को वॉशिंगटन डीसी के वॉशिंगटन हिल्टन होटल में तब अफरा तफरी मच गई जब एक हमलावर, जिसका नाम आपका क्या है, पॉल टॉम्स एलन, ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की और फायरिंग की। इसी होटल के बाहर 1981 में इसी होटल के बाहर 1981 में किंग जॉन हिंकली जूनियर के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन पर भी हम जानलेवा हमला किया गया था। इस ताजा घटना के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मिलानिया ट्रंप सुरक्षित रहे, लेकिन एक सीक्रेट सर्विस एजेंट वहां पर घायल हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वॉशिंगटन हिल्टन होटल है, जहां पर जो आपके राष्ट्रपति हैं उन पर जानलेवा हमला हुआ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे अब्बासी अरागची किस देश के विदेश मंत्री हैं, जो अप्रैल सन 2026 में अमेरिका के साथ तनाव कम करने के लिए पाकिस्तान और ओमान की यात्रा पर रहे? इराक, ईरान, तुर्की या आपका कतर? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ईरान। एकदम सिंपल है आपका। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अप्रैल सन 2025 में पाकिस्तान और ओमान का दौरा किया, ताकि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता का रास्ता निकाला जा सके। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान अपने दूतों की इस्लामाबाद यात्रा रद्द कर दी और कहा कि वार्ता के लिए ईरान को सीधे संपर्क करना होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची। नेक्स्ट है, ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता शुरू करने के लिए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने प्रमुख रूप से क्या शर्त रखी है? परमाणु कार्यक्रम का पूर्ण समर्थन, अमेरिकी सेना की क्षेत्र से वापसी, अमेरिकी द्वारा समुद्र नाकेबंदी हटाना, नया व्यापार समझौता करना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका द्वारा समुद्री नाकेबंदी हटाना। ईरानी राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया है कि वे दबाव में बातचीत नहीं करेंगे। उन्होंने शर्त रखी है कि किसी भी समझौते की नींव रखने से पहले अमेरिका को ईरान के खिलाफ की गई समुद्री नाकेबंदी सहित सभी आर्थिक और सामरिक रुकावटों को हटाना होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अमेरिकी द्वारा समुद्री नाकेबंदी को हटाना, ये शर्त वहां पर उन्होंने रखी है। नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी द्वारा लागू की गई नई एसओपी के अनुसार ध्वनि प्रदूषण की शिकायत मिलने पर कितने समय के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य है? 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे या आपका 7 घंटे? तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी सी यहाँ पर हो जाएगा, 72 घंटे। नई व्यवस्था के अनुसार शोर की शिकायत मिलते ही डीपीसीसी की टीम को 3 दिन यानी कि आपके 72 घंटे के भीतर मौके पर जाकर जांच करनी होगी। यह जांच केवल संबंधित परिसर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आसपास के शोर स्तर को भी मापा जाएगा। तो ऑप्शन सी आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 72 घंटे। नेक्स्ट है आपका, ध्वनि प्रदूषण नियमन और नियंत्रण नियम 2000 के तहत साइलेंस जोन के लिए दिन के समय निर्धारित अधिकतम ध्वनि सीमा क्या है? 40 डेसिबल, 45 डेसिबल, 50 डेसिबल या आपके 55 डेसिबल? तो ऑप्शन सी आपको करेक्ट हो जाएगा, 50 डेसिबल। नियमों के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों के लिए आपके मानक तय है। साइलेंट जोन में आपके दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल। रिहायशी क्षेत्र में आपके दिन में 55 डेसिबल और रात में आपके 45 डेसिबल। व्यावसायिक क्षेत्र में आपके दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल।
औद्योगिक क्षेत्र में आपके दिन में 75 डेसिबल और रात में आपके 70 डेसिबल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शोर से संबंधित नए नियमों का उल्लंघन करने पर प्रशासन को निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है? केवल चेतावनी देना, लाउड स्पीकर और म्यूजिक सिस्टम को तुरंत जब्त करना, केवल 100 रुपए का जुर्माना लगाना, केवल भविष्य में अनुमति ना देना। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लाउड स्पीकर और म्यूजिक सिस्टम को तुरंत जब्त करना। नई एसओपी के तहत सख्त प्रावधान दिए गए हैं। यदि शोर तय मानक से अधिक पाया जाता है तो संबंधित एसडीएम और पुलिस मिलकर लाउड स्पीकर, म्यूजिक सिस्टम या शोर करने वाले किसी भी उपकरण को तुरंत सीज यानी कि जब्त कर सकते हैं। इसके साथ ही भारी व्यापारण जुर्माना भी वसूला जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लाउड स्पीकर और म्यूजिक सिस्टम को तुरंत जब्त करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था हमारा, हाल ही में प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट रघु राय का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की भाग्यशाली तस्वीरों के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? 1971, 1972, 1984, आपके सन 2017। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1972। 1972 निधन और आयु क्या है कि भारत के महान फोटो जर्नलिस्ट रघु राय का जो आपका रघु राय का 83 वर्ष की आयु में कैंसर के कारण निधन हो गया। उन्हें आधुनिक भारत का विजुअल दस्तावेज तैयार करने वाला फोटोग्राफर माना जाता है। वर्ष 1972 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान उनके द्वारा खींची गई मर्मस्पर्शी और प्रभावशाली तस्वीरों के लिए भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया था। प्रमुख कार्य उनके, उन्होंने 1984 में भोपाल गैस त्रासदी, मदर टेरेसा की ममता और इंदिरा गांधी के विभिन्न दौरों की पुरानी दौरों को अपनी तस्वीरों में कैद किया। भोपाल त्रासदी में एक अज्ञात मृत बच्चे की तस्वीर ने पूरी दुनिया को झकझोर कर दिया। और क्या क्या सम्मान उन्हें मिले हैं, तो सन 2017 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा था। उनकी फोटोग्राफी को भारत की आत्मा का प्रतिबिंब कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन भी हो जाएगा, 1972 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार वर्तमान में भारत की पवन ऊर्जा वाइंड एनर्जी उत्पादन क्षमता कितने गीगावाट से अधिक हो चुकी है? 40 गीगावाट, 50 गीगावाट, 56 गीगावाट या आपके 65 गीगावाट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 56 गीगावाट। प्रधानमंत्री ने मन की बात में बताया कि भारत की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता अब 56 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। पिछले एक वर्ष में ही लगभग 6 गीगावाट नई क्षमता जोड़ी गई है। इस क्षेत्र में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर 56 गीगावाट। नेक्स्ट आता है आपका, हाल ही में चर्चा में रहे भारत के असैन्य परमाणु कार्यक्रम के तहत किस स्थान पर स्थित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की है? तारापुर महाराष्ट्र, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश या आपका कैगा कर्नाटक? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कलपक्कम तमिलनाडु। तमिलनाडु के कलपक्कम में स्वदेशी तकनीक से निर्मित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली। यह वह चरण है जहां रिएक्टर पहली बार स्वयं संपोषित परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि आपके सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू करता है। यह रिएक्टर भविष्य के लिए भी ईंधन खुद तैयार करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा और ये आपके तमिलनाडु के कलपक्कम में स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। नेक्स्ट आता है आपका, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कितनी स्पेस लैब स्थापित करने के प्रस्ताव की समीक्षा की है? 5, 7, 10 या आपका 15? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर 7 लैब आपके स्थापित करने के प्रस्ताव की समीक्षा की है। किसने? आपके केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। ओके, नेक्स्ट आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो गया।
भारत सरकार ने देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में 7 स्पेस लैब स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इन लैब का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सैटेलाइट सिस्टम, रॉकेटरी और मिशन डिजाइन का व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना है, ताकि भविष्य के लिए एक कुशल कार्यबल तैयार किया जा सके। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 स्पेस लैब तैयार कराने का प्रस्ताव की समीक्षा की है किसने? आपके केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है आपका भारतीय अंतरिक्ष यानी कि स्पेस सेक्टर में निजी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले 5 वर्षों में गैर सरकारी संस्थाओं के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र खोलने के बाद 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निजी निवेश आकर्षित हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स की संख्या सन 2026 की शुरुआत तक 400 से अधिक हो गई। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, या आपके इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला आपका सही है। पिछले 5 वर्षों में गैर सरकारी संस्थाओं के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र खोलने के बाद 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निजी निवेश आकर्षित हुआ। नेक्स्ट आपका सेकंड भी सही है। भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स की संख्या सन 2026 की शुरुआत तक 400 से अधिक हो गई। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट है आपका भारत का निजी स्पेस इकोसिस्टम तेजी से विकसित हुआ है। सन 2019 में जहां स्टार्टअप की संख्या एकल यानी कि सिंगल डिजिट में थी, वहीं सन 2026 की शुरुआत में आपके 400 से अधिक हो गई है। साथ ही इस क्षेत्र में 600 मिलियन डॉलर से अधिक का निजी निवेश आ चुका है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका नवाचारों को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य उत्पादों में बदलने के लिए सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए का टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड शुरू किया गया है? 100 करोड़ का, या आपके 250 करोड़ का, 500 करोड़ का, या आपके 1000 करोड़ का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 500 करोड़। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र के नवाचारों को बढ़ावा देने और उन्हें बाजार के योग्य उत्पादों में बदलने के लिए 500 करोड़ रुपए का टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड स्थापित किया है। इसके अलावा वर्तमान में 17 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें लगभग आपके 900 प्रतिभागियों को सैटेलाइट निर्माण और स्पेस साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आपके संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें 900 प्रतिभागियों को सैटेलाइट निर्माण और स्पेस साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में आपके प्रशिक्षित किया गया है। तो 500 करोड़ रुपए का जो ये है आपका टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड आपका शुरू किया गया। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू आपके क्वेश्चंस के साथ, न्यू करंट अफेयर्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।